दोस्तों आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक ऐसी दास्तान है जो बिहार के सबसे बड़े कोचिंग विवाद से शुरू होती है और नेपाल के एक होटल के बंद कमरे में खत्म हो जाती है। यह खबर एक 24 साल के नौजवान की है जिसका नाम था प्रिंस यादव। एक ऐसा नौजवान जो अपने बड़े भाई की परछाई में काम करता था, एक ऐसा नौजवान जिस पर आरोप लगे थे, जिस पर FIR हुई थी, जो डर गया था, जो भाग गया था और फिर लौटकर कभी नहीं आया। निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। घटना 2 तारीख की रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। पुलिस के पास 48 से 72 घंटा का समय था, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत मजबूत हो जाती है और फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस बहुत कमजोर हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या था। बिल्कुल शुरू से समझेंगे, क्योंकि इस पूरे कहानी को समझने के लिए हमें उस रात पर वापस जाना होगा जब पटना की सड़कों पर 2 कोचिंग संस्थाओं के बीच ऐसा टकराव हुआ जिसने आने वाले दिनों में एक परिवार को ही खत्म करके रख दिया। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को गहराई से समझते हैं और पूरी कहानी को हम लोग 2 जून से शुरू करते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या था। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए देखते हैं कि आखिरकार वो 2 जून की रात को आखिरकार हुआ क्या था। दोस्तों 2 जून 2026 की वो रात पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक माहौल बिगड़ गया। दोनों कोचिंग संस्थाओं के गार्ड आपस में भिड़ गए। पोस्टर और बैनर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। पथराव हुआ, खान सर के गार्ड को रॉड से पीटा गया, फायरिंग के दावे भी किए गए और बाद में यह सामने आया कि फायरिंग तो खान सर के गार्ड ने ही की थी। और इस पूरे हंगामे के बाद खान ग्लोबल स्टडी के स्टाफ कन्हैया कुमार की शिकायत पर कदम थाना में FIR दर्ज हो गया और इस FIR में 2 नाम सबसे अहम थे। पहला नाम था रोशन आनंद यानी ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर, जिन्हें लोग रोशन सर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम था उनके छोटे भाई प्रिंस यादव का। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि आखिरकार प्रिंस यादव कौन थे। दोस्तों 24 साल के प्रिंस अपने बड़े भाई रोशन के साथ काम करते थे, कोचिंग के कामकाज में हाथ बटाते थे, परिवार का हिस्सा थे। लेकिन 2 जून की उस रात के बाद उनका नाम एक ऐसे FIR में आ गया जिसने उनकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। गिरफ्तारी का डर था, पुलिस तलाश रही थी और इसी डर की वजह से प्रिंस यादव ने एक फैसला किया जो उनकी जिंदगी का शायद आखिरी फैसला साबित हुआ। वो अपने 5 साथियों के साथ नेपाल निकल गए, विराटनगर पहुंचे और ट्रैफिक चौकी के पास शुभम होटल में अपना डेरा डाल दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात जानना जरूरी है। यह पहली बार नहीं था जब प्रिंस यादव पर खान सर की कोचिंग से जुड़े किसी विवाद में नाम आया हो। साल 2021 में भी खान सर की कोचिंग पर हुए एक हमले के मामले में कुछ लोगों ने प्रिंस यादव पर भी आरोप लगाया था। खान सर की टीम की तरफ से भी ऐसी बात सामने आई थी। यानी यह रंजिश पुरानी थी, यह दुश्मनी पुरानी थी और इसी पुरानी दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी अब कि एक दिन यह एक नौजवान की जान ले गई। शायद किसी ने यह बात सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं उस रात पर। दोस्तों 13 और 14 जून की दरमियानी वो रात विराटनगर के शुभम होटल में प्रिंस यादव अपने 5 साथियों के साथ थे। रात के करीब 11 बज रहे थे और अचानक प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लगी, सांस भारी होने लगी। हालात गंभीर होते देख साथियों ने एम्बुलेंस बुलाई। उन्हें पहले विराटनगर के न्यूरो अस्पताल ले जाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा तो ये भी किया गया कि उन्हें श्री काशी अस्पताल में भी ले जाया गया था, लेकिन जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रिंस यादव की सांस रुक चुकी थी। डॉक्टर ने भी उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया था। 14 जून 2026 रविवार का दिन था, छुट्टियों का दिन था और यह दिन बन गया एक परिवार के लिए वो काला दिन जो कभी वह भूल नहीं पाएंगे। और दोस्तों फिर सुबह होते ही नेपाल पुलिस हरकत में आ गई। मेरंगा जिला अस्पताल में इस मामले की गंभीरता को लिया गया। अलग अलग जांच टीम बैठा दी गई। प्रिंस के साथ होटल में ठहरे 5 दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। होटल के CCTV फुटेज खंगाले गए
कॉल डिटेल भी निकाले गए, रिकॉर्ड को भी चेक किया गया, होटल रजिस्टर की भी जांच हुई और इस जांच के दौरान एक बेहद अहम चीज सामने आई। पुलिस को प्रिंस यादव के कमरे से मिर्गी यानी एल्पलोजी की दवाइयां मिली। पाल पुलिस के मुताबिक प्रिंस पहले से ही बीमारी की दवा लेते थे। साथ ही कमरे से 3 दस्तावेज भी बरामद किए गए थे जिनकी जांच अभी चल रही है। यह दस्तावेज क्या है इसकी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है। प्रिंस के दोस्तों का बयान सुनिए। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखिए सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मतलब जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललतो ब्रजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो बाकी मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथ में साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी एक क्रम उसका डेथ। अंकित ने साफ कहा कि किसी ने कुछ भी नहीं किया है, कोई साजिश नहीं हुई है। वो सब प्रिंस के बेहतर और करीबी दोस्त थे। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंस के परिवार का बयान ही पूरा अलग था। प्रिंस के चाचा संतोष कुमार ने कहा कि प्रिंस पूरी तरीके से स्वस्थ था, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। उनकी अचानक मौत चौंकाने वाली है और संदेह पैदा करती है। हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने जितना झूठ बोला उसने विद्यार्थियों को छला है, विद्यार्थियों को छला है फैजल खान ने। यहाँ पर गौर कीजिए, एक तरफ नेपाल पुलिस कह रही है कि कमरे से मिर्गी की दवाई मिली है और प्रिंस पहले से बीमार था। दोस्त भी यही बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ परिवार कह रहा है कि प्रिंस बिल्कुल ठीक थे। इन दोनों बयानों के बीच सच क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। और इसी बीच पटना में एक बड़ा घटनाक्रम भी हुआ। पटना सिविल कोर्ट ने रोशन आनंद सर को जमानत भी दे दी थी। वो बेरुल जेल से बाहर आ गए थे और जैसे ही बाहर आए उन्होंने अपने छोटे भाई की मौत की खबर मिली। यह खबर सुनकर जो दर्द उनके चेहरे पर था ना, वो हम बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस दर्द के साथ साथ एक गुस्सा भी था, एक आरोप भी था। रोशन आनंद सर ने सीधे तौर पर कहा कि उनके भाई की हत्या खान सर ने और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने मिलकर करवाई है। उन्होंने कहा कि जब वो बाहर थे तब उनके भाई के साथ कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही वो जेल गए उनके भाई की जान भी चली गई। यह पूरी तरीके से साजिश है। बयान आता है कि सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया है। लोग 2 खेमे में बट गए हैं। एक खेमा कह रहा है कि यह हत्या है तो दूसरा खेमा यह कह रहा है कि यह स्वाभाविक मौत है। और इसी बीच राजनीति भी मैदान में कूद पड़ी है। जनशक्ति दल के संस्थापक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो बिना किसी लाग लपेट के खान सर पर सीधा हत्या का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि यह साफ हो गया है कि प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने करवाई है, उन्हें बचाया जा रहा है। अब तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है, इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था। और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। सवाल यहाँ पर यह है कि इन तमाम आरोपों पर खान सर ने क्या कहा है। तो खान सर का भी एक वीडियो सामने आया है। आज अजीब से मन से बात करना पड़ रहा है, बड़ी दुखद खबर के साथ। अचानक से सब चीज़ चल रहा था, कहीं कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज़ वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज़ भेजने लगे, फिर न्यूज़ पे देखे, न्यूज़ देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन धसक गया। एक समय कैसा अजीब
करवट ले रहा है, किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया, आखिर ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने प्रिंस यादव के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और कहा है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। खान सर ने सीधे तौर पर किसी आरोप का जवाब तो नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इस कठिन दौर में उनके संवेदना उनके परिवार के साथ है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नेपाल पुलिस की जांच से ही मिलेगी। यह भी सोचिए कि इस पूरे विवाद में असली नुकसान किसका हुआ है। जो छात्र रोशन सर से पढ़ते थे उनका क्या हुआ है, जो बच्चे खान सर पर भरोसा करते थे वो क्या सोच रहे होंगे। दो शिक्षक की आपसी दुश्मनी में इस हद तक पहुंच गई कि एक ने तो अपना भाई ही खो दिया। और पटना का उच्च न्यायालय भी साफ कहा था कि आप शिक्षक हैं, हेल्दी कंपटीशन कराइए, शिक्षक की तरह व्यवहार करिए, आपराधिक गतिविधियों में मत पड़िए। यह इतनी सी बात थी, लेकिन जब तक यह समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए।